अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 20 तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने क्लास 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 1। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स कम टू वर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की जो स्टेटमेंट है वो ये देख सकते हैं आप, योर स्कूल इज प्लानिंग टू परचेज न्यू प्रिंटर्स फॉर द कंप्यूटर लैब। अब स्कूल की जो कंप्यूटर लैब है उसके लिए कुछ नए प्रिंटर्स जो हैं वो लेने हैं। तो हमने बताना है कि कंप्यूटर जो प्रिंटर्स हैं उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको जो प्रिंटर्स के टाइप्स हैं वो पता होने चाहिए। टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आर देयर, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। इसकी डायग्रामेटिकल व्यू मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिखा देता हूँ और यहाँ से आपको एनालिसिस हो जाएगा कि जो प्रिंटर्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं और ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यूजुअली जो रूटीन के मुताबिक, आजकल की जो रूटीन के मुताबिक डेली लाइफ में हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो वीडियो फॉर्म है, फिर वीडियो फॉर्मेट जो है वो भी मैं आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको बेटर आइडिया हो जाएगा ये समझने में कि ये किस टाइप के प्रिंटर्स जो हैं वो होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। ये इम्पैक्ट प्रिंटर्स की एग्जांपल आपको यहाँ पे बता रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर वर्किंग किस तरह से होती है। उसके अंदर कैरेक्टर्स रिकॉग्निशन होती है, लेटर्स टाइप होते हैं, उसकी बेस पे जो है वो प्रिंट निकाला जाता है। ठीक है, और यहीं पे सेम एज इट इज़ ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की भी एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। और इंकजेट, ये डेफिनेटली इंकजेट और लेजर प्रिंटर जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर ही आ जाते हैं। ये जो एग्जांपल है, ये इंक जो है ये इंकजेट प्रिंटर की एग्जांपल है। ये मैपिंग के लिए बड़े-बड़े जो नक्शा जात होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और अब ये इन दोनों की वर्किंग जो है ये इसके बारे में बता रहा है इस वीडियो के अंदर। ओके, इनके एनालिसिस के की बेस पे हमने ये देखना होता है कि हमारे लिए जो है वो कौन से जो प्रिंटर वो बेटर हैं। आइदर दीज आर इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, सो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस इसमें हैं कि ये कार्ट्रिजेस और रिबन्स को यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें चूंकि रिप्लेसमेंट करवाना पड़ती है तो जो कि एक्सपेंसिव हो जाती है। अब ये रिलायबल प्रिंटर्स हैं लेकिन ये नॉइस जो है वो ज़्यादा क्रिएट करते हैं। थर्ड इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज जो है वो ये पेपर कंटिन्यूसली जो है वो पेजेस के ऊपर जो है वो प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक जो है वो ये एट द सेम टाइम कलर्स के अंदर प्रिंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं ये ज़्यादा फास्टर हैं पहले वाले यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स की निस्बत। अब चूंकि ये फास्टर भी हैं इसलिए ये एक्सपेंसिव भी होंगे। अब दूसरा इसका जो एडवांटेज है, ये लेस नॉइस क्रिएट करते हैं, इसलिए ये ऑफिस के अंदर, लाइब्रेरीज, स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि ये ऑफिस और लाइब्रेरीज के अंदर हैं, इस्तेमाल होते हैं, फास्टर प्रिंटर भी हैं, लेकिन इनके अंदर जो स्पेशल इंक होती है या कार्ट्रिज जो है वो हमें डलवाना पड़ती है, जो कि एक्सपेंसिव हो जाती है, जिसको रिप्लेस करवाना भी हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है। ओके, अब इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्रिंट क्वालिटी भी इसकी अच्छी होती है और ये कलर्ड का ऑप्शन भी देता है एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसके अंदर हमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स जो हैं वो मिलते हैं। अब इसके अंदर जो है वो हमें ऑफन रिप्लेसमेंट भी करवाना पड़ती है। अब चूंकि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये इधर थोड़ा सा ये हैं, कॉस्टली हैं, लेकिन यूज़र रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही बेटर हैं। डिफाइन नेक्स्ट जो 12 क्वेश्चन है, प्रोटोकॉल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल की डेफिनेशन सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स कम्युनिकेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स आर देयर, आइदर दीज आर टीसीपी ओवर आईपी प्रोटोकॉल, HTTP protocol, FTP protocol and SMTP protocol. These are the types of protocols. अब यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये डिफरेंट स्टेप्स हैं, ये सारे 5 स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ प्रोटोकॉल की बात करनी है कि प्रोटोकॉल जो हैं ये स्टेप ऑफ रूल्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को पॉसिबल करवाते हैं। ये स्टेप्स हैं या रूल्स हैं जिसकी बेस पे कम्युनिकेशन हो रही होती है। ठीक है, इसके दरमियान जो है वो एक नेटवर्क जो है वो आपस में उसकी रिलायबिलिटी तो हो जाती है, लेकिन इनके दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, आपस में वो कनेक्टेड तो होंगे लेकिन उनके दरमियान कम्युनिकेशन
नहीं होगी। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन विद वन एग्जांपल ईच। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स मोड का जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। इसकी नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारे पास वो डेफिनेटली इसी के बारे में है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड के अंदर एक ही साइड पे कम्युनिकेशन हो रही थी, अदर इट मे बी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, या तो ये सेंडर से रिसीवर की तरफ होगी या रिसीवर से सेंडर की तरफ, दोनों एट द सेम टाइम नहीं होगी। जो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है इसके अंदर दोनों साइडों पे कम्युनिकेशन होती है लेकिन एक ही टाइम पे नहीं होती। या तो सेंडर जो है वो रिसीवर को डाटा सेंड कर रहा होगा या रिसीवर जो है वो सेंडर को सेंड कर रहा होगा, दोनों एट द सेम टाइम सेंड नहीं कर सकते। लेकिन जो फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन है उसके अंदर दोनों एट द सेम टाइम जो है वो डाटा जो है वो एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। अब इसकी ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया है इसके अंदर मैंने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसकी एग्जांपल्स तीनों की आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल जो है रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट है। इसकी हाफ डुप्लेक्स की हमारे पास वॉकी टॉकीज़ हैं और फुल डुप्लेक्स की हमारे पास जो एग्जांपल है वो है टेलीफोन नेटवर्क। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज प्रिटी क्लियर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है व्हाट आर द स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स एंड वेयर दे आर यूज्ड इन डाटा ट्रांसमिशन। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आपको ये पता होना चाहिए। दो ट्रांसमिशन के दो मोड्स होते हैं, एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स होता है और दूसरा एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड्स होता है। जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स होती हैं ये असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं और ये सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है यूजुअली इस्तेमाल की जाती है। अब स्टार्ट बिट का क्या पर्पस होता है? स्टार्ट बिट जो है वो रिसीवर को बताती है कि करैक्टर जो है, कोई भी करैक्टर जो है वो आ रहा है, और स्टॉप बिट इंडिकेट्स करती है कि ट्रांसमिशन जो है वो एंड हो गई है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डज अ स्विच डिफर फ्रॉम अ हब इन अ नेटवर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने पहले भी बताया था कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर ही उसका आंसर होता है। तो हमने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखना है कि स्विच जो है वो हब से कैसे डिफर करता है। इसका डायग्रामेटिकल व्यू, पिक्टोरियल व्यू जो है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा। वो सबसे पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं कि हब जो है वो स्विच से कैसे डिफर। ये जो हिरार्की है, ये जो स्लाइड है, यहाँ पे मैंने तीनों को ऐड किया हुआ है। राउटर भी है, हब भी है, स्विच भी है। राउटर जो है वो बेसिकली पीसीज के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। वन पीसी टू अदर पीसी, इसके लिए हमारे पास राउटर इस्तेमाल होते हैं। अब एक जो हब और स्विचेस जो हैं वो बेसिकली बज़ाहिर तो एक ही कैटेगरी में या एक ही पैटर्न के मुताबिक वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस डिफरेंस होता है। जो हब होती है ये बेसिकली इसके अंदर जितने भी कंप्यूटर्स अटैच होते हैं वो सारे सिंगल नेटवर्क जो है वो एक लैन की फॉर्म में वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन स्विच के अंदर ऐसा नहीं होता। स्विच के अंदर इंफॉर्मेशन तो उसके पास सबकी होती है, लेकिन जो नोड, जिस नोड को उसने डाटा, लेट्स से कि ये पीसी 3 को जो है वो डाटा उसने सेंड करना है स्विच ने, तो वो डेडिकेटेड होगी ट्रैफिक, वो उसी को जो है वो डाटा जो है वो फॉरवर्ड होगा। ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन होती है स्विच के दरमियान और हब के दरमियान। इसका फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग है वो हम इसके आंसर से भी क्लियर आउट कर लेते हैं। स्विच जो है वो नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि सेम जॉब, वही काम होता है जो कि हब का होता है। और अब चूंकि मैं इसको ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, हब जो है वो कनेक्टेड डिवाइस यूज्ड इन लैन एंड इट कनेक्ट्स मल्टीपल लैन डिवाइसेस ऑन वन नेटवर्क एंड मेक्स देम एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल नेटवर्क। ये पूरे का पूरा एक ही सिंगल नेटवर्क के तौर पे काम करता है। लेकिन स्विचेस जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होती हैं हब से। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि उन्होंने किस नोड के ऊपर डाटा जो है वो फॉरवर्ड करना है, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन लेती हैं और उसको इंफॉर्मेशन सेंड कर देती हैं। अब असिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से कैसे डिफर करते हैं और ये कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर ये इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एनालिसिस जो है वो इनका किया है कि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन से कैसे डिफर कर सकते हैं। दीज आर 4 स्टेप्स जिनकी बेस पे हम जो है वो इन दोनों की डिस्टिंक्शन जो है वो कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर इस्तेमाल होती है, क्योंकि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर हम पहले भी देख चुके हैं कि स्टार्ट और स्टॉप बिट्स इस्तेमाल होती हैं इंडिविजुअल बाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो इसके अंदर सिंक्रोनस, जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो शेयर्ड क्लॉक सिग्नल्स को इस्तेमाल करता है डाटा फ्रेम्स को सिंक्रोनाइज करने के लिए। सॉरी, तो एफिशिएंसी जो है वो, एफिशिएंसी के लिहाज से सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू सिंक्रोनस ट्रांसमिशन।
बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स फॉर ईच बाइट लीडिंग टू लॉस ओवरहेड लेस ओवरहेड। अब कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से देखते हैं, कम्प्लेक्सिटी जो है वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा सिंपलर होती हैं और इनको इम्प्लीमेंट करना भी हमारे लिए आसान होता है। लेकिन सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो हार्डवेयर उनको लिए सोफिस्टिकेटेड और हार्डवेयर और प्रोटोकॉल चाहिए होती हैं, इसलिए इनके अंदर कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। अब यूज़ केसेस के अकॉर्डिंगली हम देखा जाए तो यूज़ केसेस जो है वो असिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा सूटेड हैं। वो क्यों? क्योंकि वो लो स्पीड होते हैं, इरेगुलर होते हैं और उनके दरमियान सिंपल कम्युनिकेशन हो रही है। तो जबकि सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो जहाँ पे हाई स्पीड हो, कंसिस्टेंट नेटवर्क हो या कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन हो, उसके लिए सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की जाती है। तो उसके इन फोर जो है वो फोर पॉइंट्स की बेस पे हम देख सकते हैं कि विच वन इज बेटर। ओके, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क एंड इट्स लिमिटेशन कंपेयर टू क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 17 हमारे पास बनता है। हमें पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का थोड़ा सा जो है वो आइडिया होना चाहिए। इस स्लाइड के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एट द सेम टाइम क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और ये पीयर टू पीयर नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के अंदर एक ही सर्वर होता है, बाकी सारे उसके अंदर क्लाइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, जबकि पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर हर एक पीसी जो है वो दूसरे पीसी के साथ अटैच होता है और वो दोनों एट द सेम टाइम क्लाइंट और सर्वर के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसका हम आंसर देख लेते हैं। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क एवरी कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ क्लाइंट सर्वर आर बोथ एट द सेम टाइम। इसमें एक ही जो पीसी है वो एट द सेम टाइम क्लाइंट भी एक्ट कर रहा है, सर्वर भी एक्ट कर रहा है, या दोनों एट द सेम टाइम एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू पीयर नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर के अंदर सिर्फ एक ही सर्वर होता है और बाकी सारे पीसी जो है वो क्लाइंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। लिमिटेशंस जो है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की, इसके अंदर वो सेम वही है, एक ही नेटवर्क होगा, नेटवर्क के अंदर एक ही सर्वर होगा, बाकी सारे क्लाइंट्स होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसके अंदर हमने कंपेयर करना है स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी को। इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन वो मैं एक टेबल की फॉर्म में यहाँ पे कर चुका हूँ। स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर जो है वो हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं इस स्लाइड की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रिंग का स्ट्रक्चर है, रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है। फर्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी एंड सेकंड वन इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के अंदर स्विच और हब यूज होती है और बाकी सारी डिवाइसेस जितनी भी होती हैं वो उस स्विच या हब के थ्रू जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि हब जो है वो यहाँ पे जैसे ही डैमेज होगी, वो खत्म होगी या उसको कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो बैठ जाएगा। अब ये जो है वो ये रिंग का स्ट्रक्चर है। यहाँ से हम फर्दर जो है वो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, ईच नेटवर्क इज कनेक्टेड। इसके अंदर जो है वो सेंट्रल डिवाइस या जिसको हम हब भी कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होती है। लार्ज नेटवर्क्स जो हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें हब्स चाहिए होती हैं ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। रिंग रिंग टोपोलॉजी है, ये इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक रिंग की फॉर्म में होता है। स्टार टोपोलॉजी के फीचर्स क्या होते हैं, इट इज़ सूटेबल फॉर बोथ स्मॉल एंड लार्ज नेटवर्क्स। ये छोटे और बड़े दोनों नेटवर्क्स के लिए सूटेबल है। इसको इंस्टॉल करना और इसकी वायरिंग हमारे लिए ईजी होती है। लेकिन इसका जो लिमिटेशंस हैं, ये अगर हब डैमेज हो जाए, अगर स्विच डैमेज हो जाए तो सारे का सारा नेटवर्क बैठ जाता है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी हमारे लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी के फीचर्स क्या हैं, ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिंग। हर एक नोड जो है वो डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होता है, वो रिंग के साथ कनेक्टेड होता है और इसको इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली नहीं होता। इसकी लिमिटेशंस के अंदर क्या आ जाता है कि अगर रिंग ब्रेक हो जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो फंक्शनिंग काम करना बंद कर देता है और ये इसका जो ड्रॉबैक है ये दूसरी नेटवर्क टोपोलॉजीज की निस्बत ज़्यादा स्लोअर है। जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मैश टोपोलॉजी कंसीडर्ड द मोस्ट रिलायबल बट आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव इंप्लीमेंट। अब मैश टोपोलॉजी का जो स्ट्रक्चर है उसकी डायग्राम जो है वो सबसे पहले आपको उसका स्ट्रक्चर जो है वो माइंड में होना चाहिए कि वो किस तरह का होता है। मैश टोपोलॉजी जो है इसके अंदर जितने भी पीसीज होते हैं हर एक पीसी दूसरे पीसीज के साथ इंटरनली और डायरेक्ट वे और इनडायरेक्ट वे अटैच होता है। मतलब अगर एक नेटवर्क के अंदर 5 पीसीज हैं तो वो 5 के 5 पीसीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, वो डायरेक्टली अटैच्ड होंगे। तो ये होती है मैश टोपोलॉजी। अब ये मोस्ट रिलायबल भी है, डेफिनेटली रिलायबल तो है कि हर एक पीसी जो है वो दूसरे पीसी के साथ, बेशक जितने भी पीसीज हैं इसके अंदर वो डायरेक्टली हर एक पीसी दूसरे पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये रिलायबल भी है और एक्सपेंसिव भी है।
इसका हमने आंसर देना है। तो ये रिलायबिलिटी तो मैंने आपको इसको बता दिया। एक्सपेंसिव किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें केबलिंग ज़्यादा चाहिए, कनेक्शन पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जो है जिसकी बेस पे इसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर एक डिवाइस जो है उसको हमें एक दूसरे से डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करना होता है, इसलिए इसकी हार्डवेयर कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। अब लास्ट इसका क्वेश्चन जो है, रोल एप्लीकेशन लेयर का जो रोल होता है वो ऐसे ही। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो है ये मॉडल है, इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन लेयर है ये किस तरह से काम करती है, इसका रोल जो है ये इस फॉर्म में, डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको दिखा सकता हूँ मैं। तो ये जो है डायग्रामेटिकल फॉर्म में हम इसका ये आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन लेयर ये है, ये पीसी है, पीसी का डायरेक्टली लिंक होता है यूज़र के साथ, ठीक है? तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो एंड एंड यूज़र को प्रोवाइड कर रही होती है। दैट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? तो इसके अंदर जो है यूज़र ने जो है जो भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो पीसी से यूज़र की तरफ जो है वो रिलेट कर रही होती है। तो ये तो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन है, क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कर दें और इसको शेयर भी कर दें और इसको चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।